बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज GHQ में मधु किया गया था दफाई और कश्मीर कमेटियों के अरकान को ब्रीफिंग देने के लिए कश्मीर के मामले पे दफाई सूरत और जो इलाक़ाई सूरत इस पे ब्रीफिंग दी गई थी। तो कुछ अरकान असम्बली का ये ख्याल है कि SOPs और सिक्योरिटी के नाम पर जो इक़दाम किए गए थे तो उससे शायद वो उन्होंने इंसल्ट फील की है थोड़ी सी। तो इस पर बात करेंगे कि क्या इंसल्ट हुई है या नहीं हुई है। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब ने जो फरमाया है कि मुज़ाहमत की सियासत करेंगे ना मफाहमत की सियासत करेंगे, शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, क्या कोई डील शील हो गई है या कहीं से कोई पैगाम आया है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये बयान दिया है। क्योंकि कल तक तो वो कह रहे थे कि हम लाखों लोगों का रेला लेके इस्लामाबाद जा रहे हैं और फिर ये मुसलसल वावेला किया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है, बल्कि क्रेडिट लिया जा रहा है कि जनाब तरसीलात ज़र बढ़ गई हैं। 2 अरब 70 करोड़ महाना तकरीबन बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में बेच रहे हैं और एक साल में जिन पूरे जो माली साल है उसमें कोई 29 अरब डॉलर आए हैं। अगर इतना पैसा आ रहा है तो फिर डॉलर की कीमत क्यों कम नहीं हो रही है? 170 तक पहुंचा हुआ है डॉलर। तो ये क्या वजह है, इस पे बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं जनाब कि 29 अरब डॉलर एक साल में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजे हैं और जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें धड़ाधड़ इजाफा हो रहा है। अगर इतने पैसे आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे होंगे, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं, इजाफा नहीं हो रहा। हालांकि 2 अरब 70 करोड़ डॉलर के राउंड अबाउट तो IMF ने कोरोना की मद में कर्जा दिया है आसान शराइत पर। तो फिर पैसे जा कहाँ रहे हैं? डॉलर की कीमत क्यों कम नहीं हो रही? क्या कंट्रोल नहीं है हुकूमत का या स्टेट बैंक पे बस है? हो क्या रहा है? अब ये है कि अगस्त में जो ज़र मुबादला के हमारे ज़खायर हैं, स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट है कि 4 करोड़ 85 लाख डॉलर उनमें कमी हुई है, जबकि जुलाई में 25 करोड़ डॉलर कमी हुई थी। तो मेरी कुछ माहिरीन जो मैशदान हैं या माहिर इक़्तिसादियात हैं उनसे बात हुई और उनका जनाब ये जो है ना कंट्रोल ये असल में है स्टेट बैंक का। लेकिन होता क्या है यहाँ, वो कहते हैं कि यहाँ जो इल्लीगल ट्रेड है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत। इल्लीगल ट्रेड 10 एक मुहतात अंदाज़ा के मुताबिक सालाना तकरीबन 10 अरब डॉलर इल्लीगल ट्रेड की मद में वो हम बाहर बेचते हैं और फिर वो उस पर टैक्स भी नहीं होते, स्मगलिंग होती है उसके ज़रिए वगैरह वगैरह। जो स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है उस पर बड़ा एतराज़ है कि अगर कोई कंपनी है, फ़र्ज़ करें कि सईद एंड कंपनी ये बाहर पैसे भेजती है कुछ, तो इसको जो वो पूछेंगे कि भाई जी आपने क्यों भेजे हैं, क्या मंगवाना है, क्या नहीं, वो पूरा एक प्रोसेस। लेकिन अगर सईद मैं 10,000 डॉलर बाहर भेजता हूँ किसी को तो वो एक शनाख्ती पड़े 10,000 डॉलर चले गया बाहर। अगर बाहर कोई बंदा जाता है 10,000 डॉलर ले जा सकता है। अब जो साहब है जिन्होंने मेरे साथ ये बात की, उनका जनाब आप चेक करें कि आपके जो बड़े बड़े अफसर हैं मौजूदा और रिटायर्ड, उनके बच्चे कितने बाहर पढ़ते हैं और उनकी फीसें पाकिस्तान से जाती हैं। वो कहते हैं तकरीबन तमाम यूरोपियन ममालिक में इनके बच्चे हैं और जो अमीर लोग हैं, उम्रा है, सरमायादार लोग हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। उनकी फीसें जहाँ से वो वहाँ वो लोग हैं जो वहाँ मेहनत मजदूरी करके अपनी तालीम जो है वो जारी रखे हुए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से खुले पैसे जाते हैं उनको। वो कहते हैं कि उनका ज़रा हिसाब किताब तो लगवाएं ना, उनकी फ़ीसें कितनी हैं और यहाँ से पैसे कितने जाते हैं उनको और बैंकों के ज़रिए कितने जाते हैं। वो कहते हैं कि हराम की कमाई, ब्लैक मनी इकट्ठी करते हैं ये लोग और फिर उसको किसी न किसी अंदाज में डॉलर ख़रीद के बाहर भेज देते हैं। वो कहते हैं कि एक आसान जो रास्ता इख्तियार किया हुआ इन्होंने वो ये है कि ये एक बंदा 10,000 डॉलर ले जा सकता है, स्टेट बैंक की इजाज़त के बगैर, उसके ज़रूरत नहीं है ले जाने की।
ज़रूरत नहीं है इजाज़त लेने की, 10,000 डॉलर लेके वो करीब तरीन जो मुल्क है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। उससे एक साहब है, उनको कहते हैं यार ये 10,000 डॉलर दुबई में जाके हमारे फलां बंदे को दे देना, ये टिकट लो, सैर सपाटा करके 4 दिन बाद वापस आ जाना। वो कोई हिसाब नहीं होता। ऐसे वो कहते हैं रकम बाहर जा रही है, इसीलिए दर मुबादला के ज़खायर जो हैं वो कम होते हैं। पैसे जो आते हैं बाहर से वो इसी तरह ब्लैक मनी वाले जो हैं वो बाहर भेज देते हैं। ये ठीक है कि जो खित्ते के हालात हैं उसमें जो डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो भी उसमें इजाफा हुआ है, और ये भी हो सकता है कि जो अफ़गानी हैं वो किसी अंदाज में पाकिस्तान में, लेकिन ये सोचने वाली बात है वो कैसे उनका, हम तो रुपए दे के डॉलर ख़रीद लेते हैं ओपन मार्केट से, वो कैसे ख़रीदते होंगे, वो कौन सी करेंसी लेके आते होंगे। लेकिन बहरहाल ये भी एक खदशा मौजूद है कि वहाँ जो हालात हैं उसकी वजह से भी डॉलर जो है वो ज़ख़ीरा किया जाएगा, ख़रीदा जा रहा है ओपन मार्केट से, और तलब और रसद वाला जो मामला है, तलब कम ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत नहीं गिर रही, डॉलर की कीमत बढ़ रही है। एक तो होगी ये बात, और दूसरी बात यह है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि ना मुज़ाहमत होगी, मुज़ाहमत की सियासत करेंगे ना मफाहमत की। हम 2023 के इलेक्शन को शफाफ बनाना चाहते हैं, बस हमें ये चाहिए कि 2023 के जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, वो शफाफ हो। ये बात मैंने कई दफ़ा कही है कि ये हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, ख़ास तौर पर नून लीग, और इनको कहीं से यकीन दहानी हुई है कि जनाब आप तसल्ली रखें, 2023 में आपको बराबर खेलने का मौका मिलेगा। और फिर उस पर मैंने कहा था कि ये स्टेटस को कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, ये 1 साल के लिए स्टेटस को है। अब ये नहीं समझ आ रही कि शहबाज शरीफ को किसने ये यकीन दहानी करवाई है कि जनाब 2023 के इलेक्शन जो हैं शफाफ होंगे। अगर तो ये एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े जो हैं उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, तो फिर वो नवंबर 2022 के बाद क्या होगा, उसके बाद जो आने वाले हैं वो क्या करेंगे, ये बात सोचने वाली है ना। और ये जो है ना, एक पेज जो एस्टेब्लिशमेंट के 2 बड़े हैं वो उस वक्त तक एक पेज पे थे जब नवाज शरीफ बाहर जा रहे थे, उस वक्त तक दोनों एक पेज पे थे। उसके बाद जो मेरी इतला है, उसके बाद खान साहब जो हैं उन्होंने उनकी कुर्बतें बढ़ गई, जो छोटे साहब थे उनके साथ, और जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि अगले साल वो एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े होंगे। तो ये अब थोड़ा सा मचा हुआ है क्रमशः, समझ नहीं आ रही इनको, जो नून लीग के आम लीडरान हैं, कि मामला हुआ क्या है। मैं आपको याद करवाऊं कि जब डोगर साहब थे ना, पीसीओ के तहत चीफ जस्टिस बने थे, तो उन्होंने हल्फ उठाने से पहले मुशर्रफ से 2 यकीन दहानियाँ ली थी, और 2 बंदों की उन्होंने श्योरिटी ली थी। एक उन्होंने कहा था कि बेनज़ीर की हुकूमत आ रही है पीपल्स पार्टी की, मुझे पीपल्स पार्टी वाले श्योरिटी दें, यकीन दहानी करवाएं कि मेरे इस हल्फ की, जो मैंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाने जा रहा हूँ, कोई मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और मुझे हटाया नहीं जाएगा। क्योंकि तहरीक भी चल रही थी ना उस वक्त, इफ्तिखार चौधरी वाली, पहली दफ़ा जब उन्हें मार्च 2007 में हटाया गया था और बाद में बहाल हो गए थे, तो वह पीसीओ लाना पड़ा था। दूसरा उन्होंने कहा जी ना, मुझे अशफाक परवेज़ कियानी साहब जो है ना, वो यकीन दहानी करवाएं कि भाई आपका साल पूरा करवाएंगे। और वाक़तन मार्च 2009 में जब ये बहाल हुए हैं जजेस एक तहरीक के नतीजे में, तो अब्दुल हमीद डोगर साहब जो हैं उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया था, आखिरी दिन तक वो जितना भी उनका टेन्योर था वो पूरा करके गए थे। अब जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, ये तो वो बात कर रहे हैं कि जब कोई मामला तय पा चुके हों, मुज़ाहमत का नतीजा निकल आया हो, फिर ये बात करते हैं कि भाई ना हम मुज़ाहमत करेंगे ना मफाहमत की बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर हो। मैंने कल भी बात की थी कि मुज़ाहमत के बगैर वो लोग कैसे पीछे हटेंगे जो 2028 के ख्वाब दिखाए हैं जिन्होंने इमरान खान को, कि 2028 तक भाई आप आइंदा भी आप वज़ीर आज़म हैं। तो क्या जो इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर कोई हुई है, तो क्या आर्मी चीफ के अलावा नीचे जो लोग हैं उनके साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग है? और ये भी वैसे 100% नहीं होता,
कि जनाब जिनके बारे में इमरान खान ने सोचा हुआ कि आइंदा आर्मी चीफ वो होंगे और उनके तबादले के लिए 2 दफ़ा आर्मी चीफ जाएं और वो कि नहीं यार ये बंदा यहाँ अभी चाहिए, तो वो हो जाए। लेकिन आने वाले वक्त में कोई पता नहीं होता, ऐन मौका पर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि वो वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। बहरहाल ये जो नून लीग के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जनाब या तो हमें खुलकर बताया जाए, शहबाज शरीफ साहब किसी दिन खुल के बता दें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और दूसरा ये कि मुज़ाहमत के बगैर जो ख्वाब देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि जनाब हमें साफ शफाफ इलेक्शन में जाने का मौका मिलेगा 2023 में, वो कहते हैं वो ख्वाब मुश्किल है कि पूरा हो। बहरहाल वो जो मैंने बात की है ना कि वो छोटे साहब और बड़े साहब, तो आज जो वहाँ GHQ में ब्रीफिंग दी गई है पार्लियामेंट्री कमेटियों के अरकान को, तो वहाँ मुझे फैज़ हमीद साहब नज़र नहीं आए कहीं, ना ही ये प्रेस रिलीज जारी हुई है जो DGI-SPR की, उसमें तो किसी का नाम भी नहीं है, सिर्फ आर्मी चीफ का नाम है कि वो उनकी ब्रीफिंग के बाद गुफ्तगू भी हुई है। वो सुना है कि कुछ 5-6 घंटे की वो सारी कार्रवाई थी, 2-4 घंटे DG मिलिट्री ऑपरेशन ने ब्रीफिंग दी है, उसके बाद जो अरकान पार्लियामेंट थे वो मिले हैं आर्मी चीफ के साथ, उनके साथ गपशप हुई है उनकी, और आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे बर वक्त इक़दाम की वजह से मगरबी सरहद भी हमारी महफूज है, और आपस में ममालिक के तल्लुकात के समरात पर बात की है कि उसके बड़े फ़ायदे होते हैं, और वो दूररस नताइज उससे हम हासिल करेंगे वगैरह वगैरह, जो भी एक ब्रीफिंग होती है उसमें किसी भी खैर जनरल का नाम, लेकिन फुटेज जो मैंने देखी है, और मैंने एक और साहब को भी साथ बिठा के मैंने कहा यार देखे तो यहाँ फैज़ हमीद साहब नज़र आ रहे हैं, हो सकता है वहाँ उनका काम ही ना हो कोई, लेकिन जब दिफा और सिक्योरिटी के मामलात हों, आपको याद होगा जुलाई में जब इन्होंने ब्रीफिंग दी थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, वहाँ बाजवा साहब भी गए थे और फैज़ हमीद साहब भी गए थे, लेकिन यहाँ वो मौजूद नहीं, लेकिन दीगर जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो मौजूद थे, इवन के मेडिकल कोर की जो जनरल नगार जौहर साहब हैं वो भी वहाँ नज़र आ रही है, अगर ताज़ा तरीन फुटेज है ये तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि वो जो मैंने कहा था, अर्ज़ किया था कि कुछ अरकान असम्बली ये कहते हैं कि हमें थोड़ी सी इंसल्ट फील हुई है जब हम वहाँ गए। ये तो पहले भी एक दफ़ा जब पूरी पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी थी राहील शरीफ साहब ने इन कैमरा, बाद में वो मिले भी थे, तो वहाँ ये शोर था कि पहले कि कोई कमेटी को ब्रीफिंग दे दें, लेकिन वो उनका नहीं आ पाए यहाँ। पार्लियामेंट ने मदऊ किया था उन्हें कि आकर वो बयान दें, क्योंकि वो कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, सियासतदानों का ख्याल है। और आज भी जब ये साहबान गए हैं जो सारे, तो जो चेयरमैन सेनेट हैं साबिक हमारे, उन्होंने ये कहा है, रज़ा रबानी साहब ने, मियाँ साहब ने, कि ये वहाँ नहीं जाना चाहिए था, बल्कि कमेटी को बुलाना चाहिए था उनको कि यहाँ पार्लियामेंट हाउस में आके ब्रीफिंग दें। लेकिन यार ये आपको मसला रह नहीं गया, प्रोटोकॉल और ये और वो, तो माजी में पढ़ रहा था को एक तहकीक थी, कोई आर्मी की इंक्वायरी वगैरह थी, तो जनाब वो जो ब्रिगेडियर साहब ने लिखा हुआ है बड़े फ़ख्र के साथ कि जनाब मैंने सेक्रेटरी दिफा को तलब किया, सेक्रेटरी दिफा ने कहा जनाब मैं बड़ा अफसर हूँ, आप मेरे पास आए, तो मैंने कहा नहीं तेरे आना पाएगा, और उन्होंने बुला लिया कि मैंने बुला लिया था। तो इसी तरह वो जो आपके सदर साहब है, अगर वो ISI हेडक्वार्टर जा सकते हैं ब्रीफिंग लेने के लिए, जो सुप्रीम कमांडर भी हैं और प्रोटोकॉल में नंबर 1 पाकिस्तान में, हेड ऑफ द स्टेट, वो अगर जा सकते हैं, तो ये तो बेचारे अरकान पार्लियामेंट तो हाथ मिलाने के लिए भागे जा रहे हैं। मुशाहिद हसन सैयद साहब जो सुने सबसे पहले पहुंच गए थे, और खुर्रम दस्तगीर साहब नून लीग के, और पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान साहबा, और निसार कीमा नून लीग के, बरजीस ताहर, बाप के अनवर काकड़, सरफराज बुकटी, और ये यूफे के तल्ला महमूद, इस तरह राजा परवेज़ अशरफ, ये सारे वहाँ पहुँचे हुए थे।
अब जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कह रहे हैं थोड़ी सी इंसल्ट हमने फील की है, वो क्या है क्या नहीं है। एक साहब से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि यार पहली बात तो ये है कि हमें जो ब्रीफिंग दी जाती है हमें उसकी पूरी समझ ही नहीं आती। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आसन से ये तो ये बात नहीं कर सकते ना, खैर, और ना ही दूसरे लोग। वो एक और साहब है, उनका कहना है कि जनाब वो कहते हैं मुझे ये लग रहा होता है कि शायद तमाम बातों से हमें आगाह नहीं किया जा रहा, सिर्फ वही बातें बताई जा रही है हमें जो वो समझते हैं कि इनको इस हद तक बाखबर होना चाहिए। एक एक बात जो वो कहते हैं हमारे दिन में जो सवालात होते हैं वो ब्रीफिंग में इस तरह जवाब दे दिया जाता है कि वो हमारे दिन में जो सवाल लगता है हमें जवाब मिल गया उसका, लेकिन वो कहते हैं बाद में हम सोचते हैं तो वो कहते हैं यार हम तो कुछ और सोच रहे थे, जवाब कुछ और आ गया वगैरह वगैरह। ये तो एक आम बात है, ये तो उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन जो तज़हीक वाली बात समझी जा रही है वो ये है, वो कहते हैं कि जनाब पहले हमें ये कहा गया, दावत GHQ से आई है, आर्मी चीफ की तरफ से, उन्होंने कहा जनाब अपने अपने कोरोना टेस्ट करवा लो। कोरोना टेस्ट हो गए जनाब, उनका जनाब जिनके मुस्बत हैं वो तो घर पे रहें, और जिनके नेगेटिव आए हैं वो ज़रा आएंगे, तैयारी श्यारी करेंगे। फिर वो उसके बाद, इससे पहले मैं एक और थोड़ा सा एक पुराना वाक़या आपके गोशगुजार कर दूं। वो उसी तरह की सूरत यहाँ वो कह रहे बन रही थी जब परवेज़ मुशर्रफ पहले तो थे ना चीफ एग्जेक्टिव, फिर वो उन्होंने PCO के तहत जज भी फारग कर दिए, सारा कुछ हो गया, फिर वो रेफरेंडम के ज़रिए सदर बन गए। वो जो तकरीब थी उनकी हल्फ बर्दारी की, जो रेफरेंडम के ज़रिए वो सदर बने थे, वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने मुझे बताया कि जनाब हम गए, हमें मदऊ किया गया था। वो कहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस भी मदऊ थे, या चीफ जस्टिस तो शायद हल्फ लेना था, और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, इस तरह जो आइनी अहदेदार हैं वो तमाम वहाँ मदऊ किए गए थे। वो कहते हैं जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के वहाँ बुलाए गए थे उस तकरीब में, हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी। वो कहते हैं हम गए हैं वहाँ, तो उन्होंने हमारी गाड़ियाँ जो है ना बाहर एक साइड पे पार्क करवा दी, खड़ा करवा दिए, जनाब आप रुके। वो कहते हैं कि 10-15 मिनट हमें वहाँ उन्होंने लाइन में जजेस जो थे उनको खड़े किए रखा, और जब हम कहते थे तो वो कहते हैं जनाब नहीं, वो हमारे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक, प्रोटोकॉल के मुताबिक गाड़ियाँ अंदर जाएंगी। वो कहते हैं ब्रिगेडियर की सतह के अफसर जो है वो घूम करके यूँ करके निकल जाते थे और हम वहाँ खड़े हुए थे। वो कहते मैंने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की कि यार ये क्या है, एक जज के साथ ये हो रहा है। तो फिर वो कहते मैंने अपने ड्राइवर से कहा गड्डी मोड़, वापस चल। वो कहते वो जब वो हमें वो मौका ही नहीं मिल रहा था कि गाड़ी वापस टर्न ले सके। तो वो कहते फिर लेकर मजबूरी ऐसी हुई कि फिर उन्होंने कहा जनाब आप जाएं। वो कहते हम गए वहाँ, वो प्रोटोकॉल में पता नहीं कहाँ आगे पीछे बैठे हुए थे। तो वो कह रहे थे मैंने तो बड़ी उसमें शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन कुछ जजेस जो थे वो खुश थे। जनाब हम तकरीब में मौजूद थे और बाद में हमने मुशर्रफ से गपशप का भी मौका मिला और हाथ भी मिलाया वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ जजेस थे जो थे वो जिन्होंने मुझे बताया वो नाराज़ थे कि यार ये क्या है, ये कोई तरीका है वगैरह वगैरह। अब यहाँ जो है मामला, अब जो ब्रीफिंग है इसका जो इशू है ये भी इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। एक तो मैंने कहा ना, उन्होंने कहा जनाब कोरोना टेस्ट करवाओ, जिन्होंने मुस्बत आओ। उसके बाद ये उन्होंने कहा कि जनाब थोड़ियाँ गड्डियाँ जी ना, तो गड्डियाँ जी नहीं आओगे, थोड़ी गड्डियाँ दूर पार्क होंगी। वो कहते हैं जो इस बात पे हमें थोड़ा सा शिकवा है कि जनाब गड्डियाँ क्यों बाहर, हम मेहमान हैं, आपने मदऊ किया, हमें दावत दी है खुद इन कमेटियों के अरकान को, क्या पाएँ। वो कहते हैं नहीं, गाड़ियाँ आपकी पार्क होंगी दूर, और वहाँ फिर वो शायद वो वहाँ सर्टिफिकेट भी देखते, सर्टिफिकेट दिखाओ जी। फिर वहाँ से इनकी अपनी गाड़ियाँ जो हैं, वैगने जो भी होगा, वैन या वैगन, एयर कंडीशन गाड़ियाँ होंगी जो भी, वहाँ से फिर हम आपको भरेंगे उनमें और फिर वहाँ लेके जाएंगे जहाँ ब्रीफिंग है, जिन गाड़ियाँ आप दूर पार्क करेंगे। वही जो मैंने कहा है ऐवान सदर, वो कहते हैं यार हमें तो ये, मैं तो इसमें समझ रहा हूँ कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा ये कि इस तरह हमें जाना पड़े,
एक ब्रीफिंग के लिए, और ब्रीफिंग भी वो जो सिर्फ इस खुशी में हम चले जाएं कि जनाब वहाँ बाजवा साहब के से गपशप का मौका मिलेगा या आर्मी के दीगर जो अफसरान हैं उनसे गपशप का मौका मिलेगा। वो कहते हैं मैं तो इसको समझा हूँ कि यार ये इंसल्टिंग मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं जाना सी। फिर उस पर उन्होंने हंस के कोई बात की, जो भी की उसको वो बयान करूँगा तो कोई बंदा पता चल जाएगा कौन था कौन नहीं था। तो इसलिए क्योंकि थोड़े से तो लोग थे, इसलिए मैं जो मज़ीद बातें हैं वो फिर किसी वक्त मैं बयान कर दूंगा, लेकिन इस वक्त अगर बयान करूंगा तो फिर वो उस बंदे का पता चल जाएगा जनाब दिल में गुस्सा रख के बैठा हुआ कि जनाब ये किया हमारे साथ और ये हुआ है हमारे साथ। तो बहरहाल जो आइन है वही सुप्रीम है, कोई इदारा सुप्रीम नहीं है। और जो अदारे हैं आइन के तहत वो तो यही तीन है, इंतज़ामिया है, मुकन्नना है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, और अदलिया है। बाकी तो जितने भी अदारे जिनको हम कह रहे हैं वो दरअसल इंतज़ामिया का ही हिस्सा हैं। अब बात यह है कि पार्लियामेंट ने यार खुद अपना, ये पार्लियामेंट कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है क्योंकि ये खालक है आइन की, ये पार्लियामेंट ने खुद अपनी यार करवानी है इज्जत, ठीक है ना। अगर माजी में आर्मी चीफ आते रहे हैं ब्रीफिंग देने के लिए तो जो एक रवायत बन चुकी थी उस रवायत को आप लोगों ने खुद ही तोड़ा है ना। उन्होंने नहीं कहा कि तोड़ें ये वो, और फिर जो आप मुलाकातें करते हैं और उनकी तरफ देखते रहते हैं और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुज़ाहमत नहीं करेंगे, मुफाहमत की बात भी नहीं करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें बंदा कहता ना अपनी इज्जत अपने हाथों दी है यार, अपनी इज्जत आप गवा रहे हैं यहाँ से। बस अब तक के लिए इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी कल नए विला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।